वीकली मार्केट्स जैसा हेडलाइन में मेंशन था, बढ़िया इंट्राडे रिकवरी और पूरी रिकवरी स्पॉन्सर कर रहा है बैंक। निफ्टी बैंक इस समय आधे % से ज़्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड करता और यही रीज़न है कि निफ्टी आज दिन के लो से अच्छी खासी रिकवरी के साथ ट्रेड करता हुआ, कहाँ 25,080 के जोन्स थे, कहाँ अब 220 225 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। तो 140 150 अंक शानदार रिकवरी। निफ्टी बैंक को पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ थी, कल भी थी। कल बैंक्स और फाइनेंशियल दिन भर डटे खड़े हुए थे। तो सेकेंड हाफ में आखिरी के 1.5 घंटे में मुनाफा वसूली अक्रॉस द बोर्ड आई, थोड़ा सा दबाव आया था। लेकिन अब देखिए दिन के दौरान क्या मूव आया, इसी ने लार्जली सारे मूड माहौल को एटलीस्ट बेंचमार्क्स के सुधार दिया। ब्रॉडर मार्केट्स में अभी भी निगलिंग वरीज हैं क्योंकि डिक्लाइंस के फेवर में अभी बाजार 3:4 का रेशियो कह लीजिए, 3 बढ़ रहे हैं तो 4 स्टॉक्स अभी भी दबाव में। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा पॉज लिया था और आज एक्सपायरी, ब्यूटीफुल एक्सपायरी का सेशन इस समय प्ले आउट होता हुआ। चलिए, लेकिन मैनेजमेंट से रूबरू करा दूं आपको। सबसे पहले आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स, सीएमडी प्रदीप गुप्ता साहब और डायरेक्टर रूप बोथरा साहब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा, क्विकली आईपीओ की डिटेल स्क्रीन पर आएंगे। आज से खुला है, 25 सितंबर यानी कि आने वाले गुरुवार को बंद होगा सब्सक्रिप्शन। 393 से 414 रुपीज का प्राइस बैंड, 745 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। प्रदीप सर, हम सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट वाले खास तौर पे इस नाम से वाकिफ हैं, सुना है, जानते हैं, ऐसा कह लीजिए। अच्छा, आरएचपी कहता है आपका कि एक फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस। फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस मतलब आसान शब्दों में क्या क्या करता है आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स? नमस्कार आशीष, एंड सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशीष, फुल सर्विस ब्रोकरिंग हाउस मतलब हमारी जो 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 डिलीवरी है इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो सभी तरह के प्रोडक्ट जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है उसको इन्वेस्टर्स के पास ले जाता है, इसीलिए फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस। और सर्विसिंग में हम सभी कैटेगरी के कस्टमर को ध्यान में रखते हुए एक अलग अलग सेगमेंट बना के उनको सर्विस करते हैं। तो जैसे कि रिटेल है, उसके बाद एमएनआई एचएनआई है, उसके बाद कॉर्पोरेट्स है, उसके बाद एनआरआई है और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर है। तो सभी सेगमेंट के कस्टमर को उनकी निवेश से संबंधित रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी के यहाँ से सारी पहल होती है और हमें कंपनी के यहाँ से उनको असिस्टेंस दिया जाता है, सहायता दी जाती है। तो उसी के संदर्भ में हम बोलते हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस। सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं और सभी कैटेगरी के कस्टमर को हम टच बेस करके उनको लाभान्वित कराने की कोशिश करते हैं, मुहैया कराते हैं। रूप सर, कंपनी को आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स को कहा जाता है एक ट्रेडिशनल ब्रोकर। और ओवर द ईयर समय के साथ आप भी बदले, आपने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया, वेब में, ऐप के थ्रू। कितना धंधा दरअसल आनंद राठी का शिफ्ट हुआ उस, मतलब आपके परसेंटेज ऑफ एक्टिव क्लाइंट के जो ट्रेड्स हैं कितने अब डिजिटल मींस के थ्रू आते हैं? सो आशीष जी, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इक्वली अवेलेबल है टू ऑल आवर कस्टमर। सभी कस्टमरों को, चाहे वो वेब पे हो चाहे वो ऐप पे हो। तो आज की तारीख में जब 2025 का अगर आंकड़ा देखें तो करीब 37 से 38% की ब्रोकिंग से रिलेटेड रेवेन्यू हमारी ऐप के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेट हो रही है। और अगर कस्टमर का बात कहूं तो करीब करीब 70% कस्टमर इस ऐप पे आगे पीछे या कभी ना कभी एक्टिव होके काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया डिजिटल की बात। बट हमारा ध्यान और हमारा ध्येय हमेशा से ये है और हमारा ये मानना रहा है कि जब तक इस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में डिजिटल के साथ साथ एक एडवाइजरी या एक आरएम की रिलेशनशिप नहीं होगी तो कस्टमर का डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि ये निवेश से रिलेटेड डिसीजन होते हैं। तो जब भी निवेश से रिलेटेड डिसीजन होता है तो चाहे कस्टमर पढ़ ले, चाहे कस्टमर अपना ओपिनियन बना ले, पर हमेशा सेकंड पॉइंट ऑफ कनेक्ट
या अपना व्यू को फॉर्म करने के लिए 2 या 3 बार बात करेगा उस पर, और जानकारी लेगा उस पर, और कंपैरिजन करवाएगा दूसरे प्रोडक्ट से, तभी वो मत बनाएगा, और मत बनाने के ओके। बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा प्लेटफॉर्म डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करता है, अच्छा। और प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन भी दे करता है। बट ठीक है। कस्टमर को आरएम के थ्रू हमारा इंटरेक्शन भी होता है, ताकि कस्टमर को अगर कहीं पे सहायता हाँ। चाहिए व्यू लेने में, तो उसको सही सही तरह से रिसर्च के जरिए प्रोवाइड करें। और उसके लिए हमारी रिसर्च करीब 60 से 70 लोगों की है, जो अच्छा। सभी सभी प्रोडक्ट पर रिसर्च प्रोवाइड करें। रूप जी, कैसे हम compete कर पा रहे हैं किसी ज़ीरोडा, किसी ग्रो जैसे सो कॉल्ड न्यू एज प्लेटफॉर्म से? एनएससी का एक्टिव क्लाइंट डेटा कहता है हमारा मार्केट शेयर 0.3% है, जबकि किसी ग्रो का 27, किसी ज़ीरोडा का 16% के आसपास है। कैसे आगे चलते हुए इन न्यू एज प्लेटफॉर्म से हम compete करेंगे? कैसे वो मार्केट शेयर इंप्रूव करेंगे? कैसे होगा ये? नमस्ते आशीष जी, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपने जो चीज बोली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स टर्म में, तो हमारा हाँ। मार्केट में दो टाइप के ब्रोकर है। एक जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ क्लाइंट पे फोकस करते हैं, जबकि हाँ। हम लोग वैल्यू पे फोकस करते हैं। तो हम एयूएम पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि क्लाइंटों का हमारे साथ में कंटिन्यू बेसिस पे वॉलेट शेयर कैसे इंप्रूव करें इन टर्म्स ऑफ देयर एयूएम, हम उनके एयूएम को कैसे ग्रो करते जाएं, उस फिलोसॉफी के साथ हम काम करते हैं। हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एडवाइस क्लाइंट्स को देके और उसके थ्रू क्लाइंटों को साथ में ग्रोथ करवा के हमारी ग्रोथ साथ में कैसे करें। और उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे हमारा जो एयूएम है उसकी ग्रोथ करीब करीब 35 to 40% के बीच में कंटिन्यू बेसिस पे हो रही है। और यदि मैं बात करूं दूसरी और मार्केट शेयर में, तो हमारा कैश मार्केट का बिजनेस जो है उसमें हम करीब करीब मार्केट शेयर 0.9% का कांस्टेंट बेसिस पे करते जा रहे हैं, 0.9 से 1% के बीच में। और वो हमने अभी भी डिस्पाइट डिस्काउंट वर्किंग हाउसेज किया, नंबर ऑफ क्लाइंट का एडिशन बहुत हो गया, पर हमने उस और ध्यान में देके उसको कंटिन्यू बेसिस पे करते रहे। ओके। एट द सेम टाइम हमारा यील्ड जो है ब्रोकरेज का, वो भी हम मेंटेन कर पा रहे हैं, बिकॉज हम जो क्लाइंटों को सर्विसेज देते हैं और क्लाइंट अल्टीमेटली क्लाइंटों के बेटर रिटर्न हाँ। जनरेट और बेटर सर्विस रिटर्न मिलती है, तो क्लाइंट उसमें कंटिन्यूटी के साथ में हमारे साथ में काम करते हैं, अच्छा। जिसमें हाँ, नहीं ये तो ठीक है। मैंने नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से पूछा था, सही कह रहा हूँ आप। प्रदीप सर, अब वो एक बात कही जाती है, इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स पे ना काले बादल मंडरा रहे हैं। अब वो क्यों? क्योंकि वायदा बाजार। आपके केस में भी मैं देख रहा था ब्रोकरेज इनकम का 41% तो एफएनओ सेगमेंट से आता है, कुल रेवेन्यूज का 21% एफएनओ सेगमेंट से आता है। और रेगुलेटर से भी इसी एफएनओ एक्टिविटी पे वो कहते हैं ना क्लैम्प डाउन करता हुआ वीकली एक्सपायरी की शायद डिसकंटिन्यूएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इवेंचुअली शायद मंथली वो भी एक ही दिन दोनों एक्सचेंजेस की एक्सपायरी हो सकता है, हम उस तरफ बढ़ रहे होंगे। कुछ जायजा लिया आपने किस हद तक बिजनेस इंपैक्ट करेगा अगर इस तरह के स्टेप्स आ रहे होंगे? और फिर हम अपने धंधे को, अपने टर्फ को, अपने रेवेन्यूज को कैसे डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे आगे? आई थिंक इसी सब के लिए हमने एक रेवेन्यू मिक्स क्रिएट किया हुआ है आशीष जी। पूरी कंपनी का रेवेन्यू को हमने 2 भागों में बांटा, ब्रोकिंग से रिलेटेड रेवेन्यू और नॉन ब्रोकिंग से रिलेटेड रेवेन्यू। और नॉन ब्रोकिंग में हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग से रिलेटेड। तो धीरे धीरे हम ये शेयर जो 60% ब्रोकिंग और 40% नॉन ब्रोकिंग से आ रहा है, तो इस नॉन ब्रोकिंग की ग्रोथ हमारी थोड़ी फास्टर कर रहे हैं और उस पर ध्यान देके और बढ़ा रहे हैं, ताकि ये रेवेन्यू मिक्स 50-50 पे पहुंच जाए। तो ओवरऑल कंपनी में डिपेंडेबिलिटी ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी कम हो। अब आती है बात कैश मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट। अगर आप हमारा शेयर देखें ब्रोकिंग में ही, कैश मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट में, तो 50% रेवेन्यू कंपनी में कैश मार्केट से आती है और 50% डेरिवेटिव से आती है। और विद इन दैट डेरिवेटिव ऑल्सो हमारी स्थिति में हम जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो हेजिंग से रिलेटेड बिजनेसेस को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी प्योर F&O रिलेटेड और इस तरह के एक्सपायरी, जो कि वीकली एक्सपायरी है या एक्सपायरी चेंज हो रही है, या हाई वैल्यू टर्नओवर के हिसाब से, हाई टर्नओवर बिजनेसेस के हिसाब से नहीं देख के हम दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हम उसी की तरह के बिजनेस को ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं और उसी तरफ हम हमारा फोकस रखते हैं, ताकि हमारी ये कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करती रहे और कंसिस्टेंट बेसिस पे स्पेसिफिक ग्रोथ से
आगे बढ़ती रहे। तो हमारा हमेशा से ध्यान रहता है निवेशकों की तरफ निवेश करने का, हमेशा से ध्यान और मुद्दा रहता है कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट पाई ऑफ किसी भी निवेशक की हमारे साथ कैसे बढ़ाते रहें, ताकि वो भी अर्न करे, वो भी अपनी कांस्टेंट पाई बढ़ाता रहे और हमारी रेवेन्यू भी कॉन्स्टेंटली आती रहे। अच्छा, नहीं मैं इसलिए उठा भी रहा था सवाल क्योंकि कई लोग फिर इस सब रेगुलेटर की गाज देखते हुए पूछते हैं ना कि वो बेस्ट ऑफ ब्रोकिंग इंडस्ट्री ऐसा उतनी हमारे पीछे चला गया है। खैर, अच्छा रूप सर, FY25 का रेवेन्यू 850 करोड़ रुपए, ब्रोकिंग से 510 करोड़, तो ब्रोकिंग से हमारा 60% रेवेन्यू आता है, ठीक है। अब बैलेंस शीट जब देख रहा था तो कैश था 37-38 करोड़ का, बैंक बैलेंस दिखा रहा था 2200 करोड़ का, तो मतलब मोटा मोटी पकड़ लेता हूं 2200 करोड़ रुपए के आसपास कैश एंड बैंक है आपके पास बैलेंस। और ट्रेजरी इनकम भी 143 करोड़ रुपीस की है, पीबीटी 140 करोड़ रुपए का है, तो इसका मतलब क्या बाकी कोर ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इस समय क्या? इसमें आपने जो हाईलाइट किया, इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, आपने जो टॉप लाइन में रेवेन्यू का फिगर जो लिया है वो आपने ग्रॉस रेवेन्यू लिया है, जबकि उसके सामने इंटरेस्ट की कॉस्ट भी है बड़ा अमाउंट। बिकॉज हम लोग जो आज के तो रेवेन्यू छोड़ देता हूं मैं, 2200 करोड़ रुपए पे निकाल रहा था ट्रेजरी इनकम, 140 करोड़ प्लस ही आ रही थी वो, तो 143 करोड़ रुपीस, और पीबीटी 140 करोड़ दिखा रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, इसीलिए मैं पूछ रहा था। मैं आपको उसी पे क्लैरिटी करने की कोशिश कर रहा हूँ आशीष जी। आपने क्वेश्चन जो रेज किया, पहला चीज, जो आपका बैलेंस, आपने जो एक्सचेंजेज में जो बैलेंसेज रहते हैं वो एफडी पे रहते हैं, उसमें क्लाइंटों को भी कई जगह में इंटरेस्ट का सामने पेमेंट है। मैंने इसीलिए बोला पेमेंट में कंपोनेंट शामिल है, एक इंटरेस्ट का पेमेंट जो क्लाइंट्स को सामने गया हुआ है, दूसरी साइड में पेमेंट है जो बोरोइंग्स पे हमने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया वो पोर्शन भी शामिल है। तो आपको खाली इंटरेस्ट का इनकम साइड में नहीं देख के कॉस्ट का साइड भी देखना पड़ेगा। तो एक साइड में जैसे हमारी एमटीएफ बुक ग्रो हो रही है तो इंटरेस्ट की इनकम बढ़ रही है और उसमें अर्निंग है, बट एट द सेम टाइम उसमें सामने नेट ऑफ कॉस्ट आपको करना पड़ेगा। आपने जो चीज बोली कि प्रॉफिटेबिलिटी में इस पोर्शन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, खाली इसका नहीं है, इवन ब्रोकरेज का भी है और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का भी है, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें सेम आरएम ब्रोकिंग का भी काम कर रहा है, साथ में वो एमटीएफ बुक पे भी क्लाइंटों के साथ में जो उनकी जरूरत है उनको पूरा कर रहा है, और तीसरी साइड में डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोडक्ट भी उनको बेच रहा है। सो एक कंबाइंड मिक्स है। सो इसलिए आप यदि सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं तो वो राइट नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट का एलोकेशन भी इन सब सेगमेंट में जाएगा। सो एक कंबाइंड यूनिवर्स है जिसपे है इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम का। और जैसा मैंने बताया कि रेवेन्यू में आप अलग से यदि उसको इंटरेस्ट को ले लेंगे तो इनकम आपको बहुत हाई दिखेगी, बट आपको नेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उसको। क्या कंसर्न्स बस हाईलाइट करता हूं ताकि आप लोगों से रिप्लाई मिलते रहे, तो सबको जो कंसर्न्स रहते हैं जहन में वो सब क्लियर होते रहे। प्रदीप सर, रिस्क एंड कंसर्न्स में रिस्क नंबर 2 आपके आरएचपी का, वो सेबी से नोटिस मिला था कंप्लायंस का अंडर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज मामले का, क्या अपडेट है सर उस केस का? वो अभी भी मैटर सबजुडाइज्ड है, कोर्टों में चल रहा है। तो अब तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, काफी टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट जैसे कि ये पूरा एनएसईएल का जो मैटर है, आपको ध्यान 2013 से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो कई तरह के किस्से हैं उसमें। हमारा ये मानना है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा गति नहीं होगी। इनफैक्ट टू बी रियली फ्रैंक विद यू, सेबी की तरफ से एक अंडरटेकिंग कोर्टों में भी दी हुई है कि जब तक इस मुद्दे का पूरा हल नहीं होगा वो इस मुद्दे को प्रेशराइज भी नहीं करेंगे। ये एक बात निकली थी वहां पे, अंडरटेकिंग दी हुई है। बट इन एनी केस, जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है, और हमारा ये मानना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये प्रेजेंटेशन होंगे तो जस्टिस हमें जरूर फेवर करेगा। वो आपने ब्यूटीफुली हाईलाइट भी कर रखा है अपफ्रंट ही रिस्क एंड कंसर्न्स में। लंबा अरसा हो गया इस आईपीओ का इंतजार था, पहले वेल्थ का आ गया, अब जाके ब्रोकिंग का आया। बेस्ट विशेस इस आईपीओ के लिए आप दोनों को, एक बार सक्सेसफुल लिस्टिंग हो जाए उसके बाद फिर से रिपैच करूंगा। थैंक यू प्रदीप सर और थैंक यू रूप सर जुड़ने के लिए। थैंक यू आशीष जी। शेषसाई टेक्नोलॉजी सीएमडी प्रगन्यात ललवानी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रगन्यात सर, थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा, आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स ये भी आज खुला है, थर्सडे को बंद होगा। 813 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। प्रगन्यात सर, सबसे पहले तो आरएचपी में जो अपफ्रंट बिजनेस समझने गया तो लिखा था टेक्नोलॉजी ड्रिवन मल्टी लोकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ऑफरिंग पेमेंट सॉल्यूशंस, कम्युनिकेशंस, फुलफिलमेंट सॉल्यूशंस एंड आईओटी सॉल्यूशंस। सब ऊपर से निकल गया।
ये शेषशाही बहुत आसान शब्दों में सर करती क्या है? ठीक है सर। नमस्कार आशीष जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। एसेंशियली सर, अगर आप देखें कि किसी भी परिवार में हर व्यक्ति को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड्स, अगर आपके बैंक के स्टेटमेंट्स हों, बैंक के अलग अलग कम्युनिकेशंस हों, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर हेल्थ, फॉर मोटर, you could have life insurance policies, some asset management statements coming in, आपके टैक्स आइडेंटिटी कार्ड हो, द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, या अगर फास्टैग है, तो ये जो सारे आइटम्स हैं, इसके अलावा भी हम इन द रिसेंट पास्ट वी फोरेड इनटू RFID टैग्स, जिसके थ्रू हम एक लार्ज कंज्यूमर बेस को एड्रेस कर रहे हैं इन द रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल्स एंड द नहीं लॉजिस्टिक्स तो इंडस्ट्री। वो ये इंश्योरेंस का चिट्ठा जो मेरे घर पे आता है या क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है, वो आप इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप करके इनका ये पार्ट आउटसोर्स कर लेते हो, इनके बिहाफ पे आप काम करते हो, ऐसा? एग्जैक्टली। तो सर कैसे सर लास्ट 20-25 साल से शेषशाही हैज बीन सेंडिंग मिलियंस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, जो कि डायरेक्टली कस्टमर, हमारे B2B2C कस्टमर के डोर स्टेप पर जो आर्टिकल्स पहुंचते हैं, वो हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स उनके लिए प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पैचिंग करके डायरेक्ट कस्टमर्स के डोर स्टेप पे भेजते हैं। तो बैक टू बैक अरेंजमेंट्स हमारी होती हैं विद द कस्टमर्स इन द BFSI स्पेस, एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स दैट रीच द डोर स्टेप्स ऑफ द कस्टमर्स come from service providers like us. हाँ जी। तो मतलब वो जो क्रेडिट, जब मैं ड्यू डेट के बियॉन्ड चले जाता हूँ और आप जो फाइन मारता है बैंक, वो बैंक की जगह आप मेरे को मार के भेज रहे होते हो फाइन? वो तो बैंक ही मारता है सर, हमारा काम से डिलीवरी पहुंचाने का रहता है सर। हाँ जी। अच्छा, 813 करोड़ रुपए प्रज्ञात सर आप लोग मोबिलाइज करो। ये कंपनी वैसे इंटरेस्टिंग है, अर्ली 90s में प्रिंट स्टेशनरी सप्लायर के तौर पे थी प्राइवेट बैंक्स के लिए, और समय के साथ क्या ब्यूटीफुली इवॉल्व करी, ये एग्जाम्पल है। पहले नाम था शेषशाही बिजनेस फॉर्म्स, और अब जैसे जैसे धंधा बदला मेरे ख्याल से तब नाम भी बदला। 813 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रहे हो सर आप। फ्रेश इशुएंस से 480 करोड़ रुपए का, एक्सपेंशन पे 198 और रीपेमेंट ऑफ लोन पे 300 करोड़। वो कह रहे थे IPO से भी और प्री IPO का पैसा मिला के इसमें इस्तेमाल होगा। वो प्री IPO किस भाव पे और किसको किया था, कितना जुटाया था, और ये एक्सपेंशन मतलब क्या? आप तो किसी के बिहाफ में प्रिंट कर रहे हो और भेज रहे हो मुझे, ये एक्सपेंशन किस चीज का हो रहा है? सो बेसिकली सर, हमारा जो प्री IPO 120 करोड़ का हुआ था सर, और IPO अभी 480 करोड़ का है, तो प्री IPO में से भी कुछ फंड्स डेट रिपेमेंट के लिए गए थे, और प्री IPO में हमारे पास टाटा AIG और वैल्यू क्वेस्ट के 2 फंड्स थे, वो प्री IPO में आए थे हमारे पास। तो basically between that and this together we will be repaying about 300 crores. अब सर जो आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं सर, आपको एक जस्ट आइडिया देने के लिए सर, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे शेषशाही आज की तारीख में सर 7 लोकेशंस पे प्रेजेंट है, और हमारे 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और ये सारे प्लांट्स ऐसे बने गए हैं जो रेगुलेटर के गाइडलाइंस के हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सिक्योरिटी, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सारा लेट डाउन रहता है, उसी के कंप्लायंस के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स इंक्रीज, वी हैव टू आल्सो इंक्रीज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। वन एस्पेक्ट which is very important about शेषशाही कि सर जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि वी शुड मेक इन इंडिया, तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज इन इंडिया इन 2023 में, जब जाके हमारा मेटल कार्ड अप्रूव हुआ था। विश्व में सर बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं जिनका मेटल कार्ड ग्लोबली अप्रूव पेमेंट स्कीम्स के लैब्स में सर्टिफाई हुआ है, और शेषशाही वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज इन इंडिया टू बेसिकली इनोवेट एंड ब्रिंग आउट द मेटल कार्ड्स फॉर बैंकिंग, और हमारा एक बायोमेट्रिक कार्ड भी ग्लोबल पेमेंट स्कीम से सर्टिफाई हुआ था 2023 में। वी आर आल्सो द फर्स्ट इन इंडिया टू डू दैट। तो इसेंशियली हम ये समझते हैं कि सर जो हमारे बैंकिंग कस्टमर्स हैं, जिससे सर 10 में से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे कस्टमर्स हैं, 9 में से 11 में से 9 स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे कस्टमर्स हैं, 21 में से 15 प्राइवेट बैंक हमारे कस्टमर्स हैं। तो इन कस्टमर्स की जो इवॉल्विंग नीड्स हैं फॉर एंड कस्टमर्स, उसके लिए सर वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप इनोवेटिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सो दैट वी आर टाइम एंड रेडी फॉर द टुमारोज नीड्स। सो दैट्स वेयर द इन्वेस्टमेंट गोज इन सर। प्रज्ञात सर, बेस्ट विशेस इस IPO के लिए। जब आप लिस्ट हो जाओगे तब और डिटेल में फाइनेंशियल थोड़े से रैटिक हैं, उस पर बातचीत करूंगा आपसे। थैंक यू। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।
या वॉलेटाइल एक्सपायरी का सेशन प्ले आउट होता हुआ इस समय की हाईलाइट लोज से ज़बरदस्त रिकवरी, कमाई का अड्डा में कैसे स्ट्रेटेजाइज करें इस मार्केट्स पे, उसमें डिटेल में चर्चा।